डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम वापस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे जाएंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यह हमें क्या बताती है? द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनली टू पार्ट्स। ठीक है, नंबर वन, बॉडी एट रेस्ट। एक पार्ट जो है इट इज अबाउट बॉडी एट रेस्ट एंड द सेकंड पार्ट इज अबाउट बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, the first part is about the body at rest and the second part is about body in motion. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, if a body is at rest it continues to be at rest. ठीक है, इसी तरह से अगर बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, it continues to be in यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पे है ये कंटिन्यूसली रेस्ट पे ही रहेगी। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ये तो कहता है ना, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ। ठीक है, कब तक? जब तक कि इस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें, या इन अदर वर्ड्स कैन से कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट पे है ये रेस्ट पे ही रहती है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? वेलोसिटी इज जीरो, इजंट इट? अब यहां पे देखिए, बॉडी अगर मोशन में है ये कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कंटिन्यूसली इट इज ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो होगी, बट ये ग्रेटर देन जीरो है बट कांस्टेंट। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, इन दिस केस यहां पे v इज जीरो एंड इज कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे भी v जो है इट इज नॉन जीरो कांस्टेंट, Is this clear? v is greater than zero but constant. Is this clear? v is zero but constant. यहां पे जीरो है और वो कंटिन्यूसली जीरो ही रहेगी। वो अगर बॉडी रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी जीरो है, वो कंटिन्यूसली रेस्ट पे ही रहेगी, मीन्स उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली जीरो ही रहेगी। अगर बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसका मतलब है इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बॉडी कंटिन्यूसली इसी मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि ये कंटिन्यूसली मूव करेगी विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी। इज दिस क्लियर टू यू? कब तक? तो ये बॉडी कंटिन्यूसली मूव करेगी इन एब्सेंस ऑफ एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, जब तक इन पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई न करें, अनलेस these objects are acted upon by some net external force। ठीक है, तब तक इनकी वेलोसिटी जो है, यहाँ पे v जीरो है ये भी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे v नॉन जीरो है ये भी कांस्टेंट रहेगी। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे v इज जीरो, सो व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट एवर द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो हमने कल डिस्कस किया है, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एज द वेलोसिटी इज जीरो, देयरफॉर मोमेंटम इज आल्सो जीरो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर वेलोसिटी है नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, देयरफॉर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट है ही, अब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो इट मींस दैट p इज कांस्टेंट। तो p इज जीरो, तो मतलब ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। एक हम कहेंगे अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो है ये कंटिन्यूसली जीरो ही रहेगी, यानी कि ये चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। यहाँ पे बॉडी अगर मोशन में है, इसकी वेलोसिटी है नॉन जीरो, वो कांस्टेंट है, वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी हम इसको, इसकी स्टेटमेंट हम दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी। ठीक है ना, तो एक पहली स्टेटमेंट क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? A body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless it is acted upon by some external
नेट फोर्स, ठीक है, जब तक इसमें कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, वो एक स्टेटमेंट होगी। तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी हम फिर इसको डिफाइन, यानी कि इसकी स्टेटमेंट हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी दे सकते हैं, क्योंकि यहां भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन नॉट चेंज अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये एक और दूसरी स्टेटमेंट हो गई फॉर द फर्स्ट लॉ। अपॉन द फर्स्ट लॉ may also be stated as a body velocity of a body cannot change unless it is acted upon some net external force. Net external force. Is this clear to you? ये एक और स्टेटमेंट होगी in terms of velocity, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ में also be stated as the velocity of a body cannot change unless it is acted upon by some net external force. जब तक इस पे कोई net external force अप्लाई ना करे तब तक इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर वो वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगी, अगर कुछ ग्रेटर देन जीरो होगी तो वो वही वैल्यू रहेगा, मगर वो ही वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, वो वैल्यू वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू यू? तो इस तरह भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी हम कह सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मोमेंटम इट इज कांस्टेंट, इट इज जीरो एंड इज कांस्टेंट। अगर बॉडी रेस्ट पे है उसका मोमेंटम जीरो होगा तो उसका मोमेंटम कंटिन्यूसली जीरो ही रहेगा जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करे। इस तरह से अगर बॉडी मोशन में है कुछ मोमेंटम होगी और वही मोमेंटम कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें, यानी कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं मोमेंटम। तो दूसरी स्टेटमेंट इस तरह भी दे सकते हैं, linear momentum of a body cannot change unless it is acted upon by some net external फोर्स। जब तक कि इस पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें तब तक इसकी लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगी। इस तरह भी इसकी स्टेटमेंट दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। ये एक और तीसरी स्टेटमेंट हो गई ऑफ द फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ में आल्सो बी स्टेटेड एज लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन नॉट चेंज अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम नेट एक्सटर्नल फोर्स। इज दिस क्लियर टू यू? तो इसका मतलब क्या हो, इन अदर वर्ड्स कैन से जो बॉडी है इसका लीनियर मोमेंटम कब चेंज होगा? जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जब इस पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव होगा तब जाके इसकी लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू? तो यही मैंने कहने का मेरा मकसद था कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, बॉडी की मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम में वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जब तक उस पर हम यानी कि फोर्स अप्लाई ना करें तब तक उसकी जो लीनियर मोमेंटम होती है वो चेंज नहीं हो जाती है, ठीक है ना। तो अब देखिए, सो इट मीन्स दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स, ठीक है। नो फोर्स, नो मीन्स नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगर फोर्स नहीं होगा लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगी, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इज दिस क्लियर? तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। इज दिस क्लियर? जो पहले था वही बाद में भी होगा, वही कंटिन्यूस वही रहेगा। इज दिस क्लियर टू यू?
तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स का काम क्या है, वो चेंज करता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन व्हाट, फोर्स एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इज दिस क्लियर टू? मोमेंटम और फोर्स के दरमियान रिलेशन नहीं है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इनके दरमियान रिलेशन है। क्योंकि जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाता है। इसको मैं इस तरह से समझा दूंगा, एक एग्जांपल ले लेंगे। दैट इज कंसिडर स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। यहां पे मान लीजिए एक बॉडी है, द ब्लॉक इट्स मूविंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इनिशियली सपोज इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे ले लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड। तो जब यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे भी है इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी है 1 मीटर पर, दूर दूर दिखा देंगे। तो यहाँ पे पहुंचेगी, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे भी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम इसको यूं ही यहाँ पे पहुंचेगी ये ब्लॉक, इस पर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे F इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हम यहाँ पे इसको फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहां से यहां तक इस पर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो यहां से अब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो मैंने दिखा दिया 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हाट विल हैपन, नाउ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल चेंज, इट विल इंक्रीज। कभी डिक्रीज भी हो सकती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे देन द वेलोसिटी विल डिक्रीज। इफ वी अप्लाई द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द वेलोसिटी विल इंक्रीज। तब यहाँ पे जब ये पहुंचेगी तब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो यहां तक मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यहां तक, ठीक है। तो यहां से मैं फोर्स रिमूव करूंगा, रिमूव फोर्स। यहां से मैं रिमूव फोर्स, यहां से मैंने इस पर, वो इस ब्लॉक पर मैंने इस तरह से मान लीजिए बॉडी है, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, पीछे धक्का दे रहा हूं, फोर्स आई एम कंटिन्यूअसली अप्लाई फोर्स ऑन इट आफ्टर दिस पोजिशन, ठीक है। तो यहां से मैं फोर्स रिमूव करूंगा, ठीक है। फ्रॉम दिस पोजिशन वी विल रिलीज द फोर्स, ठीक है ना, वी विल रिमूव द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे थे इस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए फोर्स जो हमने अप्लाई किया इट इज कांस्टेंट फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। यहां से मैंने मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो यहां से मैंने जब ये फोर्स रिमूव किया, उसके बाद ये बॉडी मूव करेगी। अब ये यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, after the removal of the external net force applied on the body from this position, ठीक है ना, यहाँ से हम रिमूव करेंगे। इसके बाद after that the body will continuously move along the same straight path with the maximum velocity equal to 4 meter per second, maximum velocity। Is this clear to you? Constant maximum velocity से। Is this clear to you? तो फोर्स ने यहाँ पे क्या किया, इसने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। इंक्रीज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन, इसने इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दी। Is this clear to you? शाबाश। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब देखेंगे यहां से यहां तक, मान लीजिए इसको 1 सेकंड लगा यहां से यहां तक, ठीक है। दिस इज द इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। ये भी हम ले लेंगे 1 सेकंड का इंटरवल, ये भी लेंगे 1 सेकंड का इंटरवल, टाइम इंटरवल 1 सेकंड लगा इसको। तो इस 1 सेकंड में देखेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी वो हम देख सकते हैं, दैट इज 2 - 1, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, दैट इज द एक्सेलरेशन। फिर इस 1 सेकंड में 3 - 2, दैट इज अगेन 1 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर टू यू? यहाँ से 4 - 3, इट इज अगेन 1 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? दिस इज द चेंज इन व्हाट, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, यहाँ पे भी यूनिट देखिए 1 मीटर पर सेकंड चेंज, वेलोसिटी चेंज आ रही है 1 मीटर पर सेकंड। सो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? ये जो एग्जाम्पल मैंने दे दी यहाँ पे। अब देखिए
अब करेंगे बात इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या है इसका, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए इसका मास है, सपोज इफ मास इज 1 kg, ओके, सपोज मास है 1 kg। अब यहाँ पे एज्यूम हम करेंगे जो बॉडी मूव कर रही है इसका मास है, इसका मास m इज 1 kg। तब इस पोजीशन पे इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा वो देखेंगे, दैट इज m इंटू v। वो होगा मास इज 1, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड, वो होगा 1 kg मीटर पर सेकंड। तो इस पोजीशन पे देखेंगे, ठीक है। अब इस पोजीशन पे देखेंगे मोमेंटम क्या है, मोमेंटम 1 इंटू 1 अगेन सेम 1 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम वो भी 1 kg मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखेंगे इट इज 1 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम यहाँ पे भी। तो यहाँ इट इज कंटिन्यूसली मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो लीनियर मोमेंटम होगी वो भी कांस्टेंट रहती है यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इसके बाद देखेंगे इस पोजीशन पे, ठीक है, इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। अब हमने फोर्स अप्लाई किया, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट एवर द लीनियर मोमेंटम 2 इंटू 1, तो 2 kg मीटर पर सेकंड यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होगा 3 kg मीटर पर सेकंड, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होगा 4 kg मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर दैट जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे फोर्स, उसके बाद जो इसका लीनियर मोमेंटम होगा वो 4 kg मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ठीक है। मोमेंटम 4 kg मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसका लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। अब इसके बाद हमने फोर्स अप्लाई किया कंटिन्यूसली आफ्टर दिस पोजीशन, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर? ओके। तो फोर्स वेलोसिटी चेंज कर रही है, या इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे तो फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंज करता है। जब तक फोर्स होगा तब तक लीनियर मोमेंटम चेंज होता रहेगा। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि जब तक फोर्स एक्ट करेगा किसी बॉडी पे तो उस वक्त तक उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, तब तक जब तक उस पर वो फोर्स एक्ट करता रहेगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यहाँ से रिमूव किया, आफ्टर दैट इट विल कंटिन्यूसली मूव विद द मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम अलोंग द सेम स्ट्रेट ट्रैक। इज दिस क्लियर? शाबाश। तो ये फोर्स का काम है। So it means that there is a relation between what? Force and linear momentum. ठीक है ना? Force and change in linear momentum. Force and change in linear momentum. इनके दरमियान रिलेशन, यहां पे भी मोमेंटम है मगर फोर्स नहीं है। फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन नहीं है, रिलेशन है बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। जब फोर्स होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा उसके साथ साथ। इज दिस क्लियर टू यू? तो यही जो इनके दरमियान रिलेशन है वो कौन सी रिलेशन है, वही रिलेशन हमें बताती है इनके दरमियान कौन सी रिलेशन है, वो बताता है हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो वो क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, अगर हम यानी कि एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन या फोर्स मैंने F अप्लाई किया है। अब अगर मैं डबल फोर्स अप्लाई करूंगा, डबल फोर्स लेकिन स्ट्रांग फोर्स मैं अगर अप्लाई करूंगा तो इसकी वेलोसिटी जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इसका लीनियर मोमेंटम भी जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा। अगर ज्यादा स्ट्रांग फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो लीनियर मोमेंटम है वो जल्दी जल्दी फास्टर रेट पे चेंज हो जाएगा। अगर वीक फोर्स अप्लाई करेंगे स्लोअर रेट पे लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ तो स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स, स्ट्रॉन्गर इज द चेंज रेट ऑफ चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, वीकर इज द फोर्स अप्लाइड, वीकर इज द चेंज इन व्हाट रेट ऑफ चेंज एंड द लीनियर मोमेंटम। इज दिस क्लियर टू यू? तो यही है रिलेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
ठीक है, तो न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन क्या कहता है, अब आएंगे उसी पर। तो आई होप दैट आपने समझ लिया होगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमने स्टार्ट किया, तो उसी से लास्ट पे हमने बता दिया कि जब हम फोर्स करेंगे लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाती है, तो जब तक ये फोर्स होगा तब तक लीनियर मोमेंटम चेंज होता रहेगा। जब हम रिमूव करेंगे तब ये लीनियर मोमेंटम फिर फर्दर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम के दरमियान रिलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ उसने क्या बता दिया, अगर उसने वो रिलेशन के बारे में है, दैट इज रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसने बता दिया अगर स्ट्रॉन्गर फोर्स अप्लाई करेंगे तब जो लीनियर मोमेंटम चेंज होगी वो फास्टर रेट पे होगी। अगर वीकर फोर्स अप्लाई करेंगे, वीक फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पे, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज होगा बट एट स्लोअर रेट। ठीक है ओके, तो इसकी स्टेटमेंट अब क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ, तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ चेंज बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द फोर्स अप्लाइड। दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर momentum of a body is directly proportional to the Newton's second law of motion states that the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the net external force acting on the body. Is this clear to you? रेट ऑफ चेंज यानी कि टाइम के हिसाब से, किस रेट पर विद रिस्पेक्ट टाइम, ठीक है, किस टाइम रेट पे यानी कि लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, वो किस पे डिपेंड है, दैट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता होगा उसी पे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर? एंड ये जो चेंज आ जाएगी लीनियर मोमेंटम में, वो उसकी भी डायरेक्शन होगी, और वो किस डायरेक्शन में होगी, वो उसी डायरेक्शन में होगी चेंज जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे। देखिए लीनियर मोमेंट की अलग एक डायरेक्शन होती है और चेंज लीनियर मोमेंट की दूसरी डायरेक्शन होती है, ये याद रखना। जो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम की जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन of force applied। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही वो लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है ना, तो लीनियर मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन अलग है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन अलग है। ठीक है, ओके, अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अब हम एज्यूम करेंगे यहां पे एक बॉडी, लेट्स कंसिडर द बॉडी, कंसिडर द बॉडी। Suppose m be small mass and with the mass of the body, take it up, and is moving with velocity v। ठीक है, हमने एक बॉडी कंसिडर की है। सपोज a body of mass m is moving with velocity v। v is the velocity। Is this clear to you? Then its linear momentum, P किसके बराबर होगा, m into v।
Is this clear to you? जैसे हमने कल डिस्कस किया है, momentum, linear momentum is defined as the product of mass of the object and velocity of the object. Is this clear? Okay, keep it number 1. अब ये बॉडी जा रही है along a straight track, मान लीजिए यहाँ से ये बॉडी जा रही है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये जा रही है, it's going in this direction with velocity. ठीक है? ओके, अब ये जा रही है यहाँ से, अब जब कि यहाँ पे पहुंची, मान लीजिए अब यहाँ पे पहुंच रही है, तो यहाँ से हमने इस पे इट्स मूविंग विद वेलोसिटी वी, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इस पर फोर्स, चाहे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन करेंगे या एनी अदर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। हम दूसरी डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी अप्लाई, अपोजिट डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं फोर्स, डजंट मैटर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया इस पे, तो क्या होगा, अब यहाँ से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी एंड देयर बाय इट्स लीनियर मोमेंटम विल आल्सो चेंज। ठीक है, यहाँ से इसका लीनियर मोमेंटम चेंज होना स्टार्ट करेगा अगर ये फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, सपोज F V the force applied on the body। ठीक है ना, F हमने फोर्स अप्लाई कर दिया इस बॉडी पे किसी भी डायरेक्शन में, ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, अब जब हमने फोर्स अप्लाई कर दिया इसकी लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगी। सपोज एट द फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और इन एनी अदर डायरेक्शन। ठीक है, देन अगर आप फोर्स अप्लाई कर दिया देन व्हाट विल हैपन, इसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे सपोज डी टी बी द स्मॉल चेंज। हम चेंज दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, एक एवरेज चेंज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस चेंज। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस चेंज हम ले लेंगे। ठीक है, अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम या एवरेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम वो सेम होगा। अब अगर फोर्स वेरिएबल होगा उस वक्त एवरेज का वैल्यू अलग होगा और इंस्टेंटेनियस का वैल्यू अलग होगा अगर वेरिएबल फोर्स होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज हम मेजर करेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज इन व्हाट, द लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम। हम एवरेज नहीं लेंगे। ठीक है, अब अगर फिर कांस्टेंट फोर्स होगा तो वही एवरेज भी होगा। इज दिस क्लियर? शाबाश। तो इंस्टेंटेनियस जो होगा उस वक्त एवरेज भी वही होगा अगर फोर्स कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे हम इसलिए इंस्टेंटेनियस चेंज इन लीनियर मोमेंटम ले लेंगे। सपोज डीपी बी द स्मॉल change in linear momentum of the body in small interval of time dt। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt में इसका जो लीनियर मोमेंटम हुआ चेंज वो dp। तो यहां से मान लीजिए बॉडी यहां से यहां तक गई। ठीक है ना, तो इस दौरान जो टाइम इंटरवल है इट इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt। तो यहां से यहां तक जो मोमेंटम है इसका चेंज मान लीजिए यहाँ पे p1 है, यहाँ पे p2 है, जब माइनस करेंगे तो dp निकलेगा। ठीक है ना, वेरी स्मॉल इंस्टेंटेनियस चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इज दिस क्लियर? ये हमने एज्यूम किया dp बी द स्मॉल इंस्टेंटेनियस चेंज इन लीनियर मोमेंटम of the body in small interval of time dt. Then the time rate of change of linear momentum of the body। तब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी किसके बराबर होगी? वुड बी इक्वल टू dp by dt। ठीक है ना, दिस इज रीड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इज दिस क्लियर? ओके, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है?
यहाँ पे हमने एज्यूम किया है एक बॉडी जा रही है अलॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर बीच में हमने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब कहां से कहां तक अप्लाई किया वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। अब हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो हमने एक पॉइंट ले लिया जहां पे इसकी पोजीशन यानी कि इसकी लीनियर मोमेंटम चेंज हो रही है। हम एज्यूम कर रहे हैं इसकी लीनियर मोमेंटम चेंज हो रही है थ्रू ए वेरी स्मॉल अमाउंट dp. dp is the very small change in what the linear moment in a small interval of time dt, ठीक है ना, instant rate of change, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ मोशन वो क्या कहता है, वो कहता है यहाँ पे जो इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम जो होगा किसी पॉइंट पे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो किसके बराबर होगा, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना फोर्स उस पे एक्ट कर रहा होगा, दैट इज dp by dt is directly dependent on what force applied on it. Is this clear? According to Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum is directly dependent on what force acting on the body at that instant of time. उस वक्त पर जिस वक्त पर at instant of time इसकी जो rate of change है dp by dt है, उस instant of time पे कितना force उस पे act कर रहा होगा, ठीक है ना, उसी पे डिपेंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम। इज दिस क्लियर? याद रखना। और वो क्या रेट गाइस, इट कैन बी रिटन एज dp divided by dt equal to kf. Is this clear? What is k? K is constant of proportionality and is equal to what? It is dimensionless constant and इसका वैल्यू जो है इट इज 1 यूनिटी के बराबर है। देयरफॉर यहाँ पे आएगा फोर्स इज इक्वल टू dp by dt. इज क्लियर? ओके। एंड नाउ यूजिंग फर्स्ट क्या है, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है, mv। यही हम पुट करेंगे यहाँ पे, व्हाट विल यू गेट, वो क्या राइट है, f इज इक्वल टू d by dt of p के बदले लिखे mv। if m is constant, अगर बॉडी का मास जो है वो कांस्टेंट है, then f will be equal to m dv by dt. Because in certain cases mass doesn't remain constant, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं mass जो ऑब्जेक्ट है तो वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, F इक्वल टू m dv by dt। मैस की डिफरेंशिएशन नहीं होगी, वो बाहर आएगा तो डिफरेंशिएशन होगी वेलोसिटी की, एंड कहते हैं F इज इक्वल ma is the acceleration here because dv by dt is what, acceleration of the body. Okay, so this is the relation between force and acceleration in scalar form, and this is what we call, this is the equation of motion, हम इसको कहते हैं equation of motion of the body. ये body equation of motion है। Is this clear to you? शाबाश। motion क्या है, accelerated motion। तो accelerated motion कब होगी, जब force अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जब force अप्लाई नहीं करेंगे तो accelerated motion नहीं होगी, ठीक है। तो in scalar form it can be written as, in scalar form, F is equal to mass into acceleration. Is this clear? Let's scalar. Whatever the direction of force, the direction of force is same as that of the acceleration. जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही फोर्स की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन है, इट गिव्स अस द नेचर ऑफ फोर्स। तो फोर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, force is defined as a product of mass of the body and acceleration produced in the body, ठीक है। तो इससे इस रिलेशन से हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं फोर्स। वो किसके बराबर होगा, अगर आप इफ यू नो द मास ऑफ द बॉडी, इफ यू नो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। Is this clear to you? So this gives the measure of what? Force acting on the body. तो इससे हम फोर्स कितना एक्ट करता है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Is this clear? या एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, कैसे, इफ यू नो द फोर्स
इफ यू नो द मास, तो फोर्स को मास से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट हाउ मच एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस इन द बॉडी। ठीक है।